वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको हिंदी में व्यक्तित्व कहा जाता है। हमने अपने पिछले लेक्चर में पर्सनैलिटी में पढ़ा मीनिंग, इट्स डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कॉलर्स, जिसमें हमने बात की इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनैलिटी क्या है और डिफरेंट टाइप्स के स्कॉलर ने पर्सनैलिटी को क्या कहा है। तो आज का जो ये हमारा लेक्चर है पर्सनैलिटी से ही रिलेटेड है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड डिटर्मिनेंट्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनैलिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, मतलब व्यक्तित्व के पहलू। तो व्यक्तित्व के पहलू में अगर हम बात करें मतलब जैसे कॉज इफेक्ट की, तो कारण संबंधी जो पहलू है व्यक्तित्व के, इस पहलू का संबंध क्या होता है? मानव के सामाजिक या असामाजिक कार्यों के कारणों और उन कार्यों के प्रति लोगों की प्रतिक्रियाओं से है। यदि उसके कार्य क्या हैं, अच्छे हैं तो लोग उसे पसंद करते हैं, अगर अच्छे नहीं हैं तो लोग उसको पसंद, किसी भी पर्सन को पसंद नहीं करते हैं। तो हमारी पर्सनैलिटी डिपेंड करती है जो हम काम करते हैं, काम करने का जो हमारा तरीका, कि अगर बिना गुस्से से काम हो तो अच्छा रहता है। टाइम पीरियड से जो मतलब टाइम लिमिट है उसमें अगर आप अपने काम को करें तो वो अभी क्या करता है, आपकी पर्सनैलिटी पर अच्छा प्रभाव का, दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हमारा मेंटल एस्पेक्ट है, ठीक है, मेंटल एस्पेक्ट हमारे मतलब जैसे मानसिक मन से रिलेटेड है, कि हमारा जो मेंटल लेवल है, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो काम करने का तरीका है, वो भी क्या करता है, एक ऐसा एस्पेक्ट है इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी का जो हमारी पर्सनैलिटी को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। और इसके मतलब जैसे मेंटल लेवल की, दिमाग से काम करना, जैसे कोई बात आपको कोई काम दिया जाता है, समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दूं आपका आजकल के असाइनमेंट से रिलेटेड। जब असाइनमेंट भेजे गए ग्रुप में तो कुछ बच्चे इतने हाइपर हो गए कि हमने ये कैसे करना है, ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने इतने ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं। मान लीजिए एक पर्सन क्या हो रहा है, हाइपर हो रहा है, दूसरा ये सोच रहा है कि मैंने क्या है, अच्छे वे में काम करना है, ठीक है। अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो मुझे उस टाइम पीरियड में, जैसे हमने आपको दिया है 20 अप टू 20 अप्रैल तक आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है अपने सिलेबस को भी और अपना जो काम है उसको भी। मतलब आपने अपने दिमाग का यूज़ करके समझा कि मैंने काम कैसे करना है। गुस्सा करने से बेटर है कि हम अपने काम पर ध्यान दे के उसको कंप्लीट करें। अगर नहीं होता है तो टाइम पीरियड ज़्यादा भी आप लोग मांग सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे एक काम करने का अच्छा तरीका। उसके बाद आता है हमारा इमोशनल एस्पेक्ट। इमोशनल एस्पेक्ट भी क्या है, हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। इमोशंस क्या करते हैं, पर्सनैलिटी को अच्छा बनाते हैं। कोई भी काम करना है उसमें इमोशन क्या करते हैं, का बहुत बड़ा रोल होता है। आप कविता बोलिए लेकिन आपके इमोशन उसमें नज़र आने चाहिए। आप अपने काम को कीजिए, आपकी इमोशन नज़र आने चाहिए। मैं कहती हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी को देख के पॉजिटिविटी आए। आप दूसरों को अगर आपके मन में दुख है, आपके अंदर दुख है, वो दुख बाहर शो नहीं हो। जब आप किसी काम को करें तो वहाँ पे ऐसा लगना चाहिए कि आप उसको बहुत खुशी से कर रहे हैं किसी भी काम को। दैट इज़ योर इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, कि इमोशंस को कंट्रोल करना। जिस काम में जो इमोशन लगेगा उसका प्रॉपर यूज़ करके आपने उस काम को कंप्लीट करना। उसके बाद आता है हमारा सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। तो समाज क्या क्या होता है, हमारा व्यक्तित्व के इस पहलू का जो संबंध होता है वो मानव द्वारा दूसरों पर डाले जाने वाले सामाजिक प्रभाव से है। इस पहलू में उन सब बातों का समावेश हो जाता है जिनके कारण मानव दूसरों पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव डालता है। तो सामाजिक प्रभाव में जब एक पर्सन दूसरों के साथ, दूसरे लोगों के साथ काम करता है तो काम करने का उसका वो तरीका कि दूसरों को इतना पसंद आता है कि वो चाहते हैं कि वो पर्सन उसके साथ नेक्स्ट टाइम भी क्या करे, काम करे। आपकी पर्सनैलिटी से वो इतना इन्फ्लुएंस हुए कि वो चाहते हैं कि आपको ही अगला काम दें या आप उनके साथ मिलकर काम करें। फ्यूचर में भी अगर वो चाहेंगे तो, जैसे मान लीजिए आप किसी के साथ घूमने जाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी से इतना अफेक्ट होते हैं कि आपको बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी आप चलिए, हमें आपके साथ जाना है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ, अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है तो आप उस काम को, आपके साथ कोई काम करना नहीं चाहता है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें हम
कि आप कहीं जाने के अलावा अगर आप किसी के साथ फील्ड में काम करते हैं, आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, आपने किसी और के साथ मिलके वो काम करना है, तो अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। तो कहीं पे भी आप जॉब करेंगे तो सब चाहेंगे कि वो आपके साथ मिलके काम करें। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। तो फिजिकल में हमारी फिजिक भी आती है, जो हमारी हाइट है, जो हमारा वेट है, या जो हमारे मतलब जैसे फेशियल एक्सप्रेशन हैं जो हमारे, और उसके बाद साथ ही साथ हम क्या कंबाइन कर देते हैं इसमें, अपनी हेल्थ को भी देखते हैं कि अब अगर हम फिजिकली फिट एंड फाइन है तो हमारी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली क्या है, अच्छी है, हम काम को अच्छे से करेंगे। अगर हमें प्रेशर है, स्ट्रेस है, मेंटल प्रेशर है, तो वहाँ पे हम काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है मॉरल एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। मॉरल एस्पेक्ट में बात करें नैतिक मूल्यों की, कि अगर वेल डिसिप्लिन अगर हम हैं तो हम किसी भी काम को अच्छे से करेंगे। अगर हमारा सिस्टम अच्छा नहीं है, किसी काम को कल पूरा करना है और आप 10 दिन लगा रहे हैं और आपको पता नहीं है कि उस काम को कैसे आपने मैनेज करना है, कैसे उस चीज़ को आपने कंप्लीट करना है, तो कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं हो पाती। उसके बाद आता है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ आर पर्सनैलिटी। तो स्पिरिचुअल में आध्यात्मिक एस्पेक्ट है ये। आजकल इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि काम के साथ साथ हमें योगा, हमें मेडिटेशन, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को क्या बनाए, अच्छा बनाए। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो कभी भी स्टॉप नहीं होता है, सोते हैं तब भी स्टॉप नहीं होता है। तो जब हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो माइंड में स्टॉप ना करके हम उसको मतलब जो बेकार के हमारे थॉट्स होते हैं, माइंड में आते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, थोड़ा रिलैक्स उस सिचुएशन में माइंड होता है। तो जिससे जो थकावट हमें, मेंटल प्रेशर होता है, उससे हम क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं अपनी लाइफ को। तो ये भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है हमारे इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी का। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी के बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। जैसे कि दिया हुआ है कि पर्सनैलिटी इज़ व्हाट वन इज, जो एक्चुअल में कोई है वो क्या है, उसकी पर्सनैलिटी है। जैसे मेरा बिहेवियर है वही क्या है, मेरी पर्सनैलिटी है। जो जैसे कोई एक पर्सन बाहर काम करता है, चाहे वो घर में वो पर्सन, उसकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है, अगर बाहर जैसी पर्सनैलिटी है वो भी वही क्या है, उसकी पर्सनैलिटी मानी जाती है। सेकेंडली कहा जाता है कि पर्सनैलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल इज़ यूनिक। हर एक पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो अपने आप में क्या होती है, यूनिक होती है। उसके बाद कहते हैं हम कि पर्सनैलिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, एडजस्टेबिलिटी। तो एक पर्सन जो अपने आप को किसी भी एनवायरनमेंट में जैसे एडजस्ट करता है, अगर उसकी एडजस्टमेंट अच्छी है तो हम कहेंगे कि उसकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं क्या है, अच्छी है। अगर वो वहाँ पे अपने आप को अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाता है तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं मानी जाती है। तो एक पर्सनैलिटी की ये विशेषता होनी चाहिए कि पर्सनैलिटी क्या हो, एडजस्टेबल हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है गोल डायरेक्टेडनेस। तो गोल डायरेक्टेडनेस में अगर बात करें तो पर्सनैलिटी क्या होनी चाहिए, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये होनी चाहिए कि वो निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति की ओर क्या हो, मतलब काम करे। जैसे हमारा गोल क्या हो, फिक्स हो लाइफ में कि हमने क्या करना है, हमने क्या बनना है, और हम कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करें और अचीवमेंट्स पाएँ। जैसे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके बाद टेट निकालेंगे, उसके बाद कमीशन निकालेंगे, कमीशन के बाद जॉब करेंगे, फर्दर आप क्वालिफिकेशन करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आप अपने गोल को क्या करेंगे, अचीव करेंगे। अगर तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि गोल डायरेक्टेडनेस उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। जो हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है वो भी क्या है, पर्सनैलिटी की एक बहुत बड़ी विशेषता है। अगर ये अच्छा है तो हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी, अच्छी होगी या फिर अच्छी नहीं होगी। तो पर्सनैलिटी ऑलवेज़ क्या होती है, डायनेमिक इन नेचर होती है, मतलब टाइम टू टाइम चेंजेस होती हैं, स्टैटिक नहीं होती हैं, फिक्स्ड नहीं रहती हैं। जैसे एनवायरनमेंट में हम जाते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे आप ट्रेनिंग में आए हैं, आप टीचर बनेंगे तो आप कुछ ना कुछ क्या है, सीख रहे हैं। तो इस केस में जब आप ट्रेंड होके जाएंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में क्या होगा, चेंज होगा। तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी हो गई, डायनेमिक हो गई। नेक्स्ट है कि
जो स्ट्रॉन्ग विल पावर हमारी पर्सनैलिटी की एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो होनी चाहिए। अगर हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, कि आप रोज़ सोचते हैं कि मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, तो वो क्या है, अच्छी विल पावर नहीं है। अगर हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते। उसके बाद आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, कि हम में आत्मचेतना होनी चाहिए। ये भी क्या होती है, एक पर्सनैलिटी की अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो हम में होनी चाहिए। अगर हम में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है तो कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करेगा हमारी पर्सनैलिटी को। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में एक विशेषता है पर्सनैलिटी की जो होनी चाहिए। पर्सनैलिटी इज़ कॉन्टीन्यूअली एडजस्टमेंट इट सेल्फ टू एनवायरनमेंट, की अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। इन रेयर केसेस पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंसेस द एनवायरनमेंट, स्कूल एनवायरनमेंट। कई बार क्या होता है, जो हमारी पर्सनैलिटी क्या है, इन्फ्लुएंस करती है एनवायरनमेंट को और स्कूल एनवायरनमेंट को। हम अच्छे हैं तो हमसे प्रभावित होके और भी अच्छे हो जाएंगे। अगर हम बहुत बुरे हैं तो हमसे देख के सभी क्या हो जाएंगे, बुरे हो जाएंगे और वो अफेक्ट करेंगे लोगों को भी। जैसे एक किसी स्कूल के 4 बच्चे खराब हैं तो उस स्कूल के जो मतलब उसका इन्फ्लुएंस ये पड़ेगा कि वहाँ कोई पढ़ाना ही नहीं चाहेगा स्टूडेंट्स को। तो जो पर्सनालिटी होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक ये भी है कि वो प्रोडक्ट होती है हमारी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर भी है और हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कि हेरिडिटी हमारी पर्सनालिटी को क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो जो लंबा है, किसी की हाइट अच्छी है, कोई छोटा है, तो वो कैसी होती है, पेरेंटल की फैमिली में सब छोटे छोटे हैं तो पर्सन भी क्या होगा, छोटा होगा। और जो हमारी हेरिडिटी है, जैसे जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो क्या करते हैं, पर्सनैलिटी के लंबे छोटे या हार्मोनल जो भी चेंजेस हैं वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं पर्सनैलिटी में। तो हार्मोनल चेंज और हमारी जो पर्सनैलिटी में जो ग्लैंड्स हैं वो क्या होनी चाहिए, उनका डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए और हेरिडिटी फैक्टर क्या होना चाहिए, हमारा अच्छा होना चाहिए। तो जिसके कारण क्या करेंगे, हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होगा, अच्छा होगा। तो इसमें थोड़ा सा मैं अगर बताऊं आपको, तो हमारे कुछ एक ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी में क्या होते हैं कि उत्तरदायी होते हैं। जैसे एंडोक्राइन अगर ग्लैंड की बात करें तो ये एक प्राय ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी क्या होता है, लोग बहुत एक्टिव होते हैं। जो हमारी एक्टिवनेस होती है वो किस पर डिपेंड करती है, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड पे। तो ये भी क्या है, एक हेरिडिटी फैक्टर है या हेरिडिटी कि जो हेरिडिटरी फैक्टर है वो हमारी बॉडी में अगर अच्छा होगा तो हम क्या होंगे, एक्टिव होंगे, हमारी पर्सनैलिटी क्या होगी, अच्छी होगी। उसके बाद अगर बात करें हम अपने थायराइड ग्लैंड की, तो इसमें भी क्या होता है, जो हार्मोन्स निकलते हैं उसके कारण क्या होता है, हमारा विकास कहीं ना कहीं वो क्या होता है, प्रभावित होता है। तो हम जैसे हमारा जो ब्लड प्रेशर है, हमारे सांस लेने, जो हमारी हार्ट बीट है, वो सारी डिपेंड करती है हमारी हेरिडिटरी फैक्टर से जो हम में आती हैं। तो उसके बाद अगर बात करें तो इसी लेक्चर में जब हम फैक्टर को करेंगे उसमें इस हेरिडिटी फैक्टर को हम डिटेल में करेंगे। मतलब अगर इसमें इन शॉर्ट कहूँ तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी में कि हेरिडिटी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए और वो पर्सनैलिटी को क्या करेगी, हमारे अफेक्ट भी करेगी और ये क्या है, इसकी एक विशेषता भी है। इसी लेक्चर में हम आगे इसको डिटेल में करेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी। जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं उनका मतलब होता है व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व। तो इससे एग्ज़ाम में आपको पूछा भी जा सकता है कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। तो व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों से अभिप्राय कुछ ऐसे कारकों से होता है जिससे व्यक्ति का विकास विशेष रूप से प्रभावित होता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस तरह के कारकों को 2 भागों में विभाजित किया है। जैसे कुछ कारक ऐसे होते हैं जिनका संबंध व्यक्ति के आनुवांशिकता या जैविक प्रक्रियाओं से होता है और इस तरह के कारक को जैविक कारक कहा जाता है। कुछ कारक ऐसे होते हैं जिनका संबंध व्यक्ति के वातावरण से होता है। इन्हें क्या कहते हैं हम, पर्यावरणीय कारक कहा जाता है। जन्म के बाद व्यक्ति का जो पालन पोषण होता है किसी समाज या संस्कृति में किया जाता है, अतः वातावरण से संबंधित भी कुछ ऐसे कारक होते हैं जो व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे पर्सनल फैक्टर की, जो क्या करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें नंबर 1 आता है हमारा फिजिकल, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो फिजिकल स्ट्रक्चर में बात करें तो हम फिजिकली कैसे हैं, ठीक है, हम लंबे हैं, छोटे हैं,
ठीक है, हम सुंदर हैं, हम काले हैं, हम गोरे हैं, हमारे नयन अक्षर कैसे हैं, वो भी क्या करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो ये जो निर्धारक होता है वहाँ से, जैसे आपने मॉडलिंग में देखा होगा कि पर्सनैलिटी किससे जज की जाती है। एक तो उसकी फ्लुएंसी होनी चाहिए बातचीत करने की, दूसरा उसका टैलेंट होना चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए, साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी, उसकी हाइट, उसका एक फिज़िक अच्छी होनी। तो ये क्या होता है, जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है उसका अच्छा होना चाहिए, जिस बेस पर उसका सिलेक्शन होता है। तो इस तरह से कई ऐसी फील्ड हैं जिसमें फिज़िकल जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है, और ये बहुत बड़ा निर्धारक होता है हमारे अच्छे या बुरा होने के लिए। सेकंड आता है हमारा इमोशनल रिएक्शन। तो अगर इमोशनल रिएक्शन में बात करें तो हमारे जो इमोशंस होते हैं, कुछ एक पर्सन मतलब हमारा बहुत अत्यधिक इमोशनल होना भी क्या होता है, हमारी पर्सनैलिटी को बुरा बना देता है। कई बार क्या होता है आपको फैमिली में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा बोलने पर वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, और कई बार ये भी होता है कि हम दूसरों की बात को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो जो हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे इमोशनल रिएक्शंस होते हैं, वो भी हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा एस्पिरेशंस। एस्पिरेशंस में अगर बात करें तो हमारी जो इच्छाएं और आकांक्षाएं हैं वो क्या करती हैं, हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती हैं। जो हमारी इच्छाएं और आकांक्षाएं हैं वो भी क्या है करती हैं, हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती हैं। कई बार हमारी जो इच्छा होती है किसी को पाने की बहुत ज़्यादा होती है, तो वो भी कोई फील्ड हो सकती है, कोई हमारा जैसे गोल हो सकता है, उसको हम अचीव करना चाहें तो हमारी जब इच्छाएं एस्पिरेशन स्ट्रांग होती हैं तो उस केस में हमारी पर्सनैलिटी क्या बन पाती है, अच्छी बन पाती है। उसके बाद आता है हमारा एटीट्यूड्स। अगर हम एटीट्यूड्स में बात करें अभिवृत्ति की, तो अभिवृत्ति भी क्या करती है, हमारी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो हमारा एटीट्यूड किस चीज़ की तरफ कितना ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, हम मतलब हाँ कुछ भी करने के लिए हमारी पर्सनैलिटी को क्या करता है, अच्छा करता है। तो छोटे छोटे टास्क जब हमें करने के लिए दिए जाते हैं तो उन टास्क को जब हम बहुत अच्छे से फुलफ़िल करते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी में क्या आता है, चेंज आता है। जब हमें वहाँ पे प्रेज़ किया जाता है या वहाँ पे हमें जैसे आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो, आपको प्राइज़ मिलता है, तो कहीं ना कहीं क्या होते हैं आप तो एस्पिरेशन वहाँ से मिलता है और आप लाइफ में और अच्छा करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो लेकिन कई बार क्या होता है, परिवार बड़ा होने की वजह से कंपैरिजन जब बच्चों का बहुत ज़्यादा किया जाता है क्लासरूम में, टास्क से रिलेटेड, इंटेलिजेंस से रिलेटेड, एक्टिविटी से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं बच्चा क्या चला जाता है, उस केस में पीछे चला जाता है। तो मतलब उनका जो एक्चुअल टैलेंट है उसको देख के उनको क्या करना चाहिए, वहाँ पे मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो क्या करें, अभी अपनी जो उनको वहाँ से क्या मिले, एस्पिरेशन मिले। उसके बाद आता है एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स में भी यही चीज़ की अभिवृत्ति क्या होगी उनकी वहाँ पे मतलब चेंज होगी, और वो और अच्छा अच्छा करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है एप्टीट्यूड्स। एप्टीट्यूड्स में जो हमारी प्रबल इच्छा होती है किसी काम को करने के लिए, वो हमारा पर्सनल फैक्टर होता है। कुछ पर्सन्स क्या होते हैं, किसी चीज़ को, हर एक चीज़ को लाइटली लेते हैं। लाइटली लेने की वजह से, जैसे मान लीजिए टेस्ट देना है तो बहुत लाइटली लेंगे, बिना पढ़े चले जाएंगे कि मेरा नॉलेज इतना है, या फिर पढ़ना ही नहीं चाहते। तो उस केस में जो हमें अगर एप्टीट्यूड वहाँ पे नहीं है, हमारा किसी भी काम को करने का मन नहीं है, हमारी कोई डिज़ायर नहीं है, हमारी कोई इच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम लैक कर जाते हैं थोड़े थोड़े मार्क्स से। और धीरे धीरे अगर तैयारी करने के बाद भी कई बार किसी को बेनिफिट ना मिले तो क्या होता है, हमारी जो एप्टीट्यूड है उस चीज़ के रिलेटेड हाँ क्या हो जाता है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट किसी चीज़ को, इंटरेस्ट हर एक पर्सन में होना चाहिए, जो जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी है उसमें मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है हर चीज़ को करने के लिए। इंटरेस्ट किसी चीज़ का, जैसे कोई पर्सन होता है उसको खाने में इंटरेस्ट नहीं है, घूमने में इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, ट्रेनिंग करने में इंटरेस्ट नहीं है, क्या ऐसे पर्सन लाइफ में आगे निकल पाएंगे? नो।
क्योंकि हर एक काम को करने के लिए और अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाने के लिए हमें इंटरेस्ट होना ही चाहिए, चाहे वो खाना बनाने से रिलेटेड ही हो। अब खाना अच्छा तब बनेगा जब इंटरेस्ट के साथ करेंगे। कोई भी काम हम अच्छे से करेंगे तो हम किसी भी फील्ड में जब अपना एक पॉजिटिव मतलब पॉजिटिवली किसी चीज़ पॉजिटिव वे में किसी चीज़ को करते हैं तो हमें फ़ायदा उसमें ज़्यादा मिलता है। तो हमारी पर्सनैलिटी उससे क्या होती है, अच्छी दिखती है। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। तो डिटर्मिनेंट और फैक्टर सेम ही चीज़ है कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ पर्सनैलिटी। नेक्स्ट हमारा आता है मोटिवेशन। में होता है कि कोई पर्सन, ये भी पर्सनल फैक्टर है, मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं मोटिवेट होती हूँ किसी चीज़ से या नहीं होती हूँ। अगर डीमोटिवेट हो जाती हूँ खुद से तो क्या होता है, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाती हूँ। अगर मोटिवेट होती हूँ तो लाइफ में आगे बढ़ पाती हूँ। तो ये पर्सनल फैक्टर है जो मेरी पर्सनैलिटी को या आपकी पर्सनैलिटी को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। अगर वीडियो जैसे भेजे जा रहे हैं, अगर आप पढ़ोगे तो लाइफ में आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे, नहीं देखोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। नहीं देखने के बाद ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर पाओगे, मतलब लेकिन आपको क्या होगा, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। खुद से भी मेहनत नहीं करोगे, पेपर देने डायरेक्टली जाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको कहीं ना कहीं से मटेरियल लेके, आपको टॉपिक्स लेके उसको खुद समझ के अपने आप में रियलाइजेशन करके उस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटेलेक्चुअल लेवल। तो ये भी क्या होता है, हमारा एक पर्सनल फैक्टर होता है। अगर हम इंटेलिजेंट हैं तो कहीं ना कहीं हर एक फील्ड में हमें क्या मिलेगा, प्यार मिलेगा। जैसे बात करें आपकी फैमिली में आपको पसंद क्यों करते हैं, अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा आ जाए तो सभी प्यार करेंगे, प्यार की कमी नहीं रहती। अगर रिज़ल्ट अच्छा ना आए तब भी मतलब तब आपसे नफ़रत की कमी नहीं रहती। आपको सुनना पड़ता है, बात बात पे सुनना पड़ता है कि आपके लिए इतना खर्चा किया और आपने लाइफ में कुछ नहीं किया। तो इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअल जो फैक्टर होता है वो अफेक्ट करता है हमारी पर्सनैलिटी को, कि हमें हर जगह से पॉजिटिव तब मिलता है जब हम अपनी इंटेलिजेंस का अच्छे से क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सेकंड जो डिटर्मिनेंट आता है हमारा फैमिली फैक्टर, उसमें फर्स्ट आता है डिसिप्लिन। तो अब आप अपनी लाइफ में उठना बैठना, सोना, सोने का टाइम, उठने का टाइम, वॉक करने का टाइम, खाना खाने का टाइम, ये वेल डिसिप्लिन कहाँ से सीखते हो, फैमिली से सीखते हो, जो आपकी पर्सनैलिटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। सेकंड आता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कि फैमिली में जितने बच्चे हैं और वो भी क्या है, अफेक्ट करता है। बहुत ज़्यादा हैं तो फैसिलिटी नहीं मिल पाती हैं, बहुत कम भी हैं तो एक हैं तो तब भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लाड प्यार से आप बिगड़ जाते हो, आपकी पर्सनैलिटी तब भी अच्छी नहीं है। तो मतलब फैमिली में अगर एक बच्चा है तो उसके साथ उसकी फैमिली की नेबर्स के साथ कैसी अटैचमेंट है, अपने रिलेटिव्स के साथ कैसी अटैचमेंट है, अगर अच्छी है तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, नहीं तो क्या होंगे, आप चिड़चिड़े होंगे, दूसरों से बात नहीं करेंगे, ईगोइस्टिक होंगे। इस तरह की प्रॉब्लम हम क्या करते हैं, फेस करते हैं अपनी लाइफ में। और जो हमारी पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं होती है। वैल्यू प्लेस्ड ऑन द सेक्स ऑफ चाइल्ड, लड़का है या लड़की है। तो लड़की है तो आपने देखा होगा, मैंने भी अपने जैसे लाइफ में ये चीज़ बहुत देखी है कि लड़कियां हैं तो उनको फुल फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम इन द सेंस कि जैसे बेटा होता है तो बहुत जल्दी ड्राइविंग सीख लेता है, लेकिन लड़कियां कहीं ना कहीं क्या होती हैं कि ड्राइविंग थोड़ा सा डिले होता है। हर उसमें तो नहीं बोलूँगी, लेकिन जैसे बॉयज़ हैं मैक्सिमम क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, लेकिन लड़कियां इस चीज़ में कहीं ना कहीं क्या है, पीछे। अगर रिसर्च भी की जाए तो कहीं ना कहीं क्या है, पीछे है। तो जो हमारा सेक्स है कि मेल है या फीमेल है, तो इसका भी क्या करता है, हमारी पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। दूसरा, जॉब के लिए अगर फैसिलिटी घर के नज़दीक है तो लड़कियों को करने देंगे, दूर जाएंगे तो नहीं करने देंगे। पर्सनैलिटी रात को करना है, दिन को करना है, किस प्लेस में करना है, कहाँ करना है, तो सेक्स जो हमारा है वो क्या करता है, पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप पेरेंट्स। जो स्टेप पेरेंट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो स्टेप पेरेंट्स का ये रहता है कि जितना प्यार और दुलार बच्चों को मिलना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं स्टेप पेरेंट्स। कई बार ये होता है कि वो देते भी होंगे तो बच्चों के मन में कहीं ना कहीं क्या होता है, डाउट होता है कि हमें इसलिए डांटा जा रहा है कि क्या हमारे स्टेप पेरेंट्स है। उसके बाद आता है न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में वैसे तो पर्सनैलिटी बहुत अच्छे से
मतलब जैसे डेवलप हो जाती है, हर चीज़ वहाँ पे सीखी जाती है। लेकिन सम टाइम क्या होता है वहाँ पे कि जो फैसिलिटी बच्चे को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। और कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाता है स्टूडेंट को। जो अच्छा है उसको तो जॉइंट फैमिली में क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, प्यार मिलेगा। लेकिन कुछ कई बार क्या होता है, ये देखो इसको देखो ये बहुत अच्छा है पर तुमने कुछ भी नहीं किया, दोनों ने टेस्ट दिया, इसने बहुत अच्छा किया तुमने नहीं किया। मतलब इससे क्या हो जाता है, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी क्या है, अच्छी नहीं हो पाती है उस केस में। नेक्स्ट आता है हमारा एकोमोडेशन इन द हाउस, कि अगर बच्चा अकेला है, ठीक है, तो एकोमोडेशन का भी कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी पर क्या पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। ठीक है, कि एकोमोडेशन में अगर रूम्स मतलब बच्चा पढ़ना चाहता है, अपने कुछ ऐसे काम है जो करना चाहता है जिसमें वो प्राइवेसी चाहता है, अगर वो उसको मिलती है तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है। अगर नहीं मिल पाती है तो कहीं ना कहीं क्या है, वो पीछे रह जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पेरेंट्स एम्बिशंस और इंटरेस्ट। कई बार क्या होता है, बच्चों को उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है जैसे उसके पेरेंट्स चाहते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं मेडिकल पढ़ो तो मेडिकल, पेरेंट्स चाहते हैं नॉन मेडिकल पढ़ो तो नॉन मेडिकल, पेरेंट्स चाहते हैं कि टीचर बन जाओ तो टीचर बन जाओ, और अगर पेरेंट्स चाहते हैं ये करो। मतलब जो वो बच्चा बनना चाहता है, मास मीडियम में वो जाना चाहता है, वो फ़ोटोशूट बहुत अच्छा से करता है, मॉडलिंग करती है लड़कियां, तो उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है जो चाहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, वो अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहीं ना कहीं वहाँ पे नहीं हो पाता है। उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल स्टेटस ऑफ द फैमिली। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर हमने पीछे भी डिस्कस किया था। तो इकोनॉमिक मतलब हमारे पास अगर पैसा अच्छा है तो हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं एक बच्चे को कुछ बनने के लिए। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं वहाँ पे। अगर पॉलिटिकल स्टेटस की बात करें कि फैमिली को कैसे, फैमिली का एक ऐसा फैक्टर जो पर्सनालिटी को अफेक्ट करेगा, तो ये पॉलिटिकल में, पॉलिटिक्स लाइन में जो जाते हैं उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। जो बच्चे का उठना बैठना या आना जाना है, तो पर्सनालिटी क्या होती है, कहीं कई बार इन्फ्लुएंस हो करती है उस पर्सन की आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद आता है रिलीजियस। जितना रिलीजियस कोई पर्सन होगा वो भी पर्सनैलिटी को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। उसके बाद सोशल स्टेटस ऑफ द फैमिली, की सोशली पर्सन कैसे हैं, अपनी उनकी फैमिली की अटैचमेंट कैसी है सोसाइटी में, तो पर्सनैलिटी क्या होगी, अच्छी होगी। देखिए एक फैमिली अच्छी है तो बच्चे को भी अच्छा मान के चलते हैं। अगर फैमिली बुरी है तो बच्चा अच्छा भी है तो उस केस में उसकी पर्सनैलिटी को अच्छा नहीं मानेंगे लोग। उसको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा हर जगह पे। मतलब एक टेस्ट की तरह होगा कि पहले इसकी फैमिली अच्छी है तो आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं, भले ही आप बुरे भी होंगे तो लोग क्या करेंगे, आपको पसंद करेंगे। बट अगर फैमिली अच्छी नहीं है उस केस में आप अच्छे भी हैं तो आपसे लोगों को थोड़े से मतलब गैप रखेंगे आपके साथ बातचीत करने के लिए और आपके साथ उठने बैठने के लिए। थर्ड आता है हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में अगर फैक्टर्स की बात करें तो फर्स्ट है नेबरहुड, सेकंड है हमारा कम्युनिटी और थर्ड है हमारा पीयर ग्रुप। तो नेबरहुड आप समझ गए, कम्युनिटी भी आप समझ गए, पीयर ग्रुप्स जिन बच्चों के साथ आप उठते बैठते हैं। तो जो फ्रेंड सर्कल है, कई बार मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि अगर लड़का या लड़की आपस में उनकी बॉन्डिंग अच्छी है और लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी है, तो लड़की लड़के से भी कहती है, जो उसका मतलब फ्रेंड है उसको भी, कि मोटिवेट करती है कि आपको क्या करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, अपने आप को प्रूव करना चाहिए, आप इस फील्ड में बहुत अच्छे हो। वो प्रेज़ करेगी, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करेगी। उससे क्या है, वो लाइफ में आगे बढ़ने की क्या करता है, कोशिश करता है। अगर उसको नेगेटिव साइड ही ले जाएगी, घूमने चलो, ये करो वो करो, तो वो भी क्या करता है, पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। तो बोथ केस में जो पीयर ग्रुप होता है, जो साथी होते हैं हमारे, जो हमारे साथ रहते हैं, तो पीयर ग्रुप में वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं हमारी पर्सनैलिटी को। जो जो किसके अंडर आता है, हमारा एनवायरनमेंट के अंडर आता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट और फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है हमारी पर्सनैलिटी को। अगर हम स्कूल फैक्टर की बात करें तो क्वालिटी ऑफ स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो स्कूल फैक्टर में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हमारा, ठीक है, उसके बाद जो स्कूल में टीचर्स होते हैं, मैनेजमेंट करने का तरीका होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है हमारा, रूम्स होते हैं, लर्निंग मटेरियल्स होता है हमारा। तो अगर वहाँ पे इनएफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग है इन रिलेशन टू लर्निंग और मोटिवेशन, तो क्या होगा, वहाँ पे पर्सनैलिटी हमारी अफेक्ट नहीं कर, पर्सनैलिटी हमारी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा वहाँ पे।
तो उसके बाद जो जो टीचिंग मेथड्स हैं, टीचिंग मेथड जितने अच्छे होंगे उतनी हमारी पर्सनैलिटी क्या होगी, अच्छी होगी। कहीं ना कहीं हमें सीखने के लिए भी मिलेगा। जैसे जितना आपका एक्सपीरियंसेस जितने आपके एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, तो जितना आप न्यू टेक्निक्स को फॉलो करके सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी को। तो फेस टू फेस के साथ साथ फील्ड में कितना वर्क करता है, आप कहीं पे मतलब प्रोजेक्ट वर्क कितना करते हैं, आप एजुकेशनल ट्रिप पे जाते हो, टूर्स पे जाते हो, तो आप क्या करते हो, ज़्यादा सीखते हो अपनी पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी वहाँ पे क्या होती है, अफेक्ट करती है। रियलिटी में किसी सिचुएशन को आप चेक करते हो, वहाँ खुद जाके उस चीज़ को स्टडी करते हो, तो आपको क्या मिलता है, एक रियल नॉलेज वहाँ पे मिलता है। और टीचर और ट्रेनर के बीच में जो भी रिलेशनशिप होता है, वो भी क्या करता है, पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी चीज़ सीखने के लिए। तो अगर आपको, जैसे आजकल आप तैयारी करते हैं अपने टेस्ट की, अपने एग्ज़ाम के लिए, तो किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आता है, तो विदाउट हेजिटेशन आपने मुझे क्या करना है, मैसेज करना है। तो कुछ बच्चे मैसेज कर भी रहे हैं, मैं उनके डाउट क्लियर कर भी रही हूँ। तो आपको कोई भी डाउट है, आप कॉल कीजिए, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है। तो ये जो एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप है, वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो अगर लैक सपोर्ट है वहाँ पे इन द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन और इंटीग्रेशन है, तो आप क्या करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को आपकी पर्सनैलिटी अफेक्ट करेगी और आप उसको डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर पुअर गाइडेंस सपोर्ट है किसी सब्जेक्ट में, अगर आपको प्रॉब्लम है और आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाता है, तो इन फॉर फ्यूचर भी क्या है, आपको डाउट ही रहता है। जैसे स्टार्टिंग में आप आए थे, तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों, स्टूडेंट्स, जैसे आप ट्रेनिंग में आए, तो ट्रेनिंग में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, कहीं ना कहीं इनकी इम्पोर्टेंस आपको लाइफ में होती है। इस ट्रेनिंग में जितना काम सीखा जाएगा, उसको आप लाइफ में जाके क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये क्या होता है कि जब आप इन चीज़ों को सीखते हैं, तो वो, अगर टीचिंग प्रोफेशन में इन सारी बातों को जो आप पढ़ रहे हैं, इन सब्जेक्ट्स में आपकी कमांड होगी, आप अच्छे सीखेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी एज अ टीचर क्या होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आप उसके काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे ग्लैंड्स, जो हमारे जो पर्सनालिटी है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो अगर बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की, जिसको हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, तो प्राय ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी हम लोग क्या होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, या कई बार हम क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, और कभी हम बार हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो ये जो रासायनिक परिवर्तन हमें होते हैं, तो इनका नियंत्रण क्या होता है, बहुत सारी ग्रंथियों के कारण होता है। जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमें कंट्रोल करते हैं। तो ये क्या होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल होती हैं, जो हमें क्या करती हैं, हमारा जो पूरा कंट्रोल होता है इनके ऊपर, इन ग्रंथियों का हमारे ऊपर होता है, जिनके कारण क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी है वैसे बिहेव करती है। तो जो एंडोक्राइन जो हमारा ग्लैंड है, उसमें अगर हम बात करें अपने पेनक्रियाज की, तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, जो पेनक्रियाज हमारा ग्लैंड है, जो प्रोड्यूस क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। तो इंसुलिन को प्रोड्यूस करके ये क्या करता है, जो बीटा कोशिकाएं हैं उनको क्या करता है, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स को इंसुलिन में क्या करता है, चेंज करता है। और जो अल्फ़ा कोशिकाएं हैं उनसे निकलने वाले हार्मोन्स को ये करता है, ग्लाइकोजन में चेंज करता है। जैसे उसको बीटा, जो अल्फ़ा कोशिकाएं हैं उनको ग्लाइकोजन कहा जाता है, और जो बीटा कोशिकाएं हैं उसमें से निकलने वाले हार्मोन्स को इंसुलिन कहा जाता है। ये दोनों तरह के हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो जिनमें हार्मोन में से जो इंसुलिन है, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हमारा क्या होता है, हार्मोन होता है। जैसे आप देखते हैं भी हैं कि इंसुलिन की कमी हो जाने पे हमें क्या हो जाता है, शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो रक्त में जो चीनी की मात्रा है, वो इंसुलिन ही क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो जब एक पर्सन में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, तो उनको क्या होता है, शुगर की प्रॉब्लम होती है, और उनको इंसुलिन के इंजेक्शन्स क्या है, लगाए जाते हैं। तो पेनक्रियाज से उचित मात्रा में इंसुलिन निकलने पर रक्त में
जैसे जो चीनी की मात्रा है उसका ऑक्सीकरण हो पाता है और हमारे शरीर को पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि इंसुलिन की मात्रा कम निकलती है तो रक्त में चीनी की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। जब चीनी की मात्रा, तो चीनी का जो ऑक्सीकरण है वो नहीं हो पाता है। जो हमारा जो फिर जैसे हम टॉयलेट करते हैं उसके सहारे चीनी की बढ़ी हुई मात्रा बाहर आने लगती है, जिससे हम जो शुगर के पेशेंट हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब इंसुलिन अधिक मात्रा में उत्पन्न होती रहती है हमारी बॉडी में, उन इंसुलिन का पैदा होना क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उस केस में क्या होता है, जो चीनी की मात्रा होगी वो क्या ऑक्सीकरण हो पाएगी वहाँ पे, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, जो रक्त में चीनी की मात्रा का स्तर है आवश्यकता उसकी आवश्यकता मतलब वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे इस अवस्था में हाइपोग्लिसीमिया इसको कहा जाता है। ठीक है, और ऐसी अवस्था में व्यक्ति चिंतित नज़र आता है। व्यक्ति में जैसे भ्रम तथा विभ्रम होने की, मतलब उसको डाउट्स होने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, और व्यक्ति कभी कभी बेहोश भी हो जाता है। तो पेनक्रियास बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसमें, हमारा जो डेवलपमेंट है, पर्सनालिटी डेवलप। नेक्स्ट जो हमारा ग्लैंड है वो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हिंदी में कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। तो ये जो ग्रंथि है इसका स्थान हमारे जो मस्तिष्क होता है उसमें होता है। ठीक है, तो जैसे आप पिक्चर में देख भी रहे हैं कि हमारा जो हेड है वहाँ पे क्या है, पिट्यूटरी हमारा ग्लैंड है माइंड में। ठीक है, तो अब इस ग्रंथि के जो अगले वाला भाग होता है उसमें से जो हॉर्मोन्स निकलते हैं उसमें क्या होता है, हमारा सोमैटोट्रिपिन या जैसे वर्धन हार्मोन प्रमुख है। इस हार्मोन्स के अधिक निकलने से क्या होता है, बच्चे की शरीर की लंबाई अधिक हो जाती है, और इस हार्मोन्स के कम निकलने से क्या हो जाते हैं, बच्चे बौने हो जाते हैं। अब ये क्या निकलना चाहिए, प्रॉपर निकलना चाहिए। तो पीयूष ग्रंथि के प्रवर्ती भाग से जो हार्मोन्स निकलता है उसे क्या कहते हैं, पिट्यूटरिन कहते हैं, जिसका कार्य शरीर में एक खास रक्तचाप को बनाए रखना होता है। तो जो हमारे मसल्स होते हैं उनमें सजगता रहती है। ठीक है, उनका आगे पीछे मुड़ना, ये सारे क्या होते हैं, तो ये सारे फंक्शनिंग क्या करता है बॉडी की सही रूप से करता है। तो ये ग्लैंड भी क्या करता है, हमारी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा थायराइड ग्लैंड, जिसको हिंदी में कहा जाता है कंठ ग्रंथि। जैसे आप देख भी रहे हैं पिक्चर में कि इस ग्रंथि का जो स्थान होता है वो गले के पास होता है। इससे निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनको कहा जाता है थायरोक्सिन, और जिसका प्रभाव पूरे शरीर के, जैसे रक्तचाप जो हमारा होता है तो उनसे रिलेटेड जो सारी क्रियाएं होती हैं उनसे मतलब जो डाइजेशन होता है हमारा उससे रिलेटेड जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो ये जो थायरॉक्सिन ग्लैंड है ये करता है। खाना डाइजेस्ट होगा, खाएगा, तो ये उसमें से क्या है, थायराइड ग्लैंड से क्या होता है, जैसे खाना डाइजेशन में, जैसे सलाइवा ग्लैंड के बाद जब खाना आगे जाता है तो थायराइड क्या करता है, उसको हेल्प करता है डाइजेशन में। ठीक है, इसके फलस्वरूप क्या होता है, शरीर का विकास इसके द्वारा भी प्रभावित होता है। थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों में क्या होता है, बौनापन की स्थिति तथा जो मतलब टाइम से पहले ही बुढ़ापा दिखना। ठीक है, तो इसकी कमी होने से एक विशेष शारीरिक अवस्था में जिसे माइक्स्टेमा कहा जाता है। तो आपने एक पिक्चर भी देखी है जिसमें अमिताभ बच्चन क्या है, बहुत मतलब जैसे छोटी उम्र के बच्चे में ही क्या होते हैं, जैसे बुढ़ापा उनमें नज़र आता है। तो किस ग्रंथि के कारण होता है, थायराइड ग्लैंड के कारण होता है। तो इसमें अगर इसकी जो गति है मंद हो जाती है तो ये व्यक्ति की हृदय की गति, श्वसन गति, रक्तचाप, शरीर का तापक्रम सामान्य अवस्था से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ये अधिक क्रियाशील होने पर थायरोक्सिन अधिक मात्रा में खून में मिल जाता है, जिसे हाइपर थायराइडिज्म की संज्ञा दी जाती है। जैसे मान लीजिए ज़्यादा निकले तब भी क्या होता है, थायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब वो चीज़ ज़्यादा निकलती है। तो इस अवस्था में क्या हो जाता है, व्यक्ति अधिक जोशीला और सक्रिय नजर आता है, व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ जाता है। ठीक है, और उससे क्या होता है, वज़न धीरे धीरे कम होता हुआ नज़र आता है। तो आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाते हैं लेकिन उनके शरीर को नहीं लगता है, और उनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन उन लोगों में पाया जाता है।
नेक्स्ट पिक्चर में आपको शो हो रहा है पैराथायरॉयड ग्लैंड, उपकंठ ग्रंथि इसको कहा जाता है। इस ग्रंथि का स्थान क्या होता है, जैसे आपको दिख रहा है कि ठीक गले के पास क्या होता है, इसका बिल्कुल पास में ही ये होता है, और इसका आकार में यह बहुत छोटी सी होती है। इसका वज़न 0.1 ग्राम के करीब होता है, और इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को पाइथोर्मोन कहा जाता है, जिसके द्वारा खून में कैल्शियम और तथा फॉस्फेट की मात्रा निर्धारित होती है। खून में जो कैल्शियम के है उसका स्तर तंत्रिका ऊतक में होने वाली उत्तेजनशीलता को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगर कैल्शियम अधिक हो जाता है तो वो क्या होता है, उत्तेजनशीलता हमारे में क्या होती है, अधिक बनी रहती है। दूसरी तरफ यदि खून में जैसे जो पैराथार्मोन है वो कम हो जाता है तो कैल्शियम की मात्रा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति में जैसे बोन्स उनकी वीक हो जाती हैं, दांत टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, और उठने में, बैठने में, काम करने में क्या है वो बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। कई बार तो क्या होता है कि ऑपरेट करते हैं तो उनकी जैसे मृत्यु भी हो जाती है। इसके बाद आता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक राइट एड्रिनल ग्लैंड और दूसरा लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड। तो जो दो तरह के पार्ट्स होते हैं, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है हमारा, और दूसरा होता है एड्रिनल मेड्यूला। तो ये दो तरह के भाग होते हैं। जो आपका कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, उसमें जो हार्मोन्स पाया जाता है उसको कॉर्टिन कहा जाता है, और इसके द्वारा क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स, नमक का जो नियंत्रण और डाइजेशन का जो नियंत्रण है वो क्या होता है, इसमें होता है। अगर जो हमारा कॉर्टेक्स है उसमें सही प्रकार के वो कार्य नहीं करता है तो व्यक्तित्व में क्या होता है, निष्क्रियता का स्तर बढ़ जाता है, कि वो एक्टिव नहीं होता है पर्सन, जिसके कारण थकान, अनिद्रा भी क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है, और उन पर्सन्स को नींद नहीं आती है, और कभी कभी बेहोश भी वो हो जाते हैं। अब देखिए नींद भी क्या करती है, हमारी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाती है। जैसे आपने देखा होगा, रात को जिनको नींद नहीं आती है दूसरे दिन वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो हमारे ये ग्लैंड्स हमारी